हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स बहुत सारे लोग पढ़ के चले जाते हैं और बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आखिर डेरिवेटिव्स का पर्पस क्या है, डेरिवेटिव क्यों पढ़े हमने। ठीक है, सो आज आपका ये पर्पस क्यों डेरिवेटिव पढ़ते हैं ये आपको आज समझ में आ जाएगा। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं डेरिवेटिव के। ठीक है, इवन जो इंजीनियरिंग्स की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको डेरिवेटिव की हेल्प लेते हुए बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम इसका यहाँ पे यूज़ पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव का यूज़ क्या है। ठीक है, सो पहला जो डेरिवेटिव का यूज़ है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। डेरिवेटिव की हेल्प से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ का पता लगा सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली डेरिवेटिव का मतलब समझ लो कि डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1, फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे। किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव हम बता सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इसका मीनिंग समझ लो कि डी वाई बाई डी एक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। मीनिंग इसके कई सारे हैं। ठीक है, ये एक फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, y इज इक्वल टू एफ एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख देते हैं एफ डैश एक्स। ठीक है, और इसको कहते हैं कि इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सो आखिर डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है। डी वाई बाई डी एक्स का सिंपली मतलब है कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। y की रेस्पेक्ट में x की वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है। ठीक है, या इसको मैं देखो सिंपली समझाने के लिए आपको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसको यहाँ पे लिमिट लिख सकते हैं हम। ठीक है, लिमिट लिख सकते हैं। सो समझने के कंसेप्ट से आपको समझ लो, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये समझ लो कि ये होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या है, ये है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये ग्राफ के बारे में देखते हैं थोड़ा सा हम। ओके, अब यहाँ देखो इस पॉइंट पे यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, ये दो पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। ओके, ये दो पॉइंट कोई भी ले लिया मैंने, एक ए ले लिया और एक बी ले लिया। देखो यहाँ पे y की वैल्यू, ये अगर ये y1 है, ये पॉइंट है कौन सा, ये x1 y1 है ए पॉइंट, और बी पॉइंट है आपका x2 y2। ठीक है, तो अब इस पे मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखनी है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे y2 माइनस y1, देखो y2 बड़ा है और y1 छोटा है ना। ये हाइट देखेंगे हम, ये y2 होगा और ये y1 होगा। तो यहाँ पे y2 इज़ ग्रेटर देन y1, और x की बात देखेंगे, x1 छोटा है x2 बड़ा है, एंड x2 इज़ ग्रेटर देन x1। तो y2 माइनस y1 जब हम करेंगे सो इट विल बी पॉजिटिव, एंड x2 माइनस x1 करेंगे सो इट विल बी पॉजिटिव। सो पॉजिटिव पॉजिटिव जब एक दूसरे को, यहाँ पे आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सो यहाँ से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स। सो अभी एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, एग्जांपल 1 से लेके एग्जांपल 6 तक। ठीक है, आपको एक कंसेप्ट बहुत ईजीली बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और इसका मीनिंग भी समझ आ जाएगा कि भाई ये डी वाई बाई डी एक्स हमने पढ़ तो लिया लेकिन इसका यूज़ क्या है। ओके, सो फटाफट से इसका यूज़ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल
per second with respect to its radius r when r is equal to 5। देखो एग्जाम्पल 1 में क्या कह रहा है कि एरिया कितना होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक फंक्शन ढूंढना है, तो फंक्शन दे दिया उसने एरिया, क्योंकि ये क्या कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना है, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया dA अपॉन dr, एरिया का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कितना हो जाएगा, इसको d बाई डी आर कर दो, पाई आर स्क्वायर, पाई यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, सो ये आ जाएगा 2 पाई आर। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर कितना आ गया, 2 पाई आर आ गया। अभी वो कह रहा है कि r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, अगर एट r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो dA बाई डी आर कितना हो जाएगा, dA बाई डी आर हो जाएगा 2 पाई इंटू 5, आर की वैल्यू उसमें रख दो, सो dA बाई डी आर आ गया आपका 10 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, सो ये आ गया आपका आंसर, सॉरी सेंटीमीटर दिया है उसने, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आपने फाइंड कर लिया। ओके, सो यही है इस चैप्टर का यूज़, डेरिवेटिव का यूज़ यही है कि किसी एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज आप फाइंड कर सकते हो। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, और दूसरी एक चीज़ और है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर dy बाई डी एक्स अगर इंक्रीजिंग है, dy बाई डी एक्स अगर इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब क्या है कि y2 इज़ ग्रेटर देन y1 एंड x2 इज़ ग्रेटर देन x1। ठीक है, ये तो समझ आ गई ना बात, कि अगर ये इंक्रीजिंग होगा तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर ये डिक्रीजिंग होगा तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू भी यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी हमें। सो द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो जब वॉल्यूम की बात आती है तो वॉल्यूम को हम लिखते हैं v से, तो dv बाई dt, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट कितना दिया है उसने, dv बाई dt दे दिया उसने 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो वॉल्यूम किसी भी क्यूब का इस रेट से इंक्रीज होता है, ये दिया है उसने। हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है कि सरफेस एरिया का रेट क्या है, सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर एट x मान लेते हैं उसका एज है, तो जब x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो हमें फाइंड करना है ds अपॉन dt। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई क्यूब का, x क्यूब होता है ना। वी नो कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज x क्यूब, तो यहाँ पे dv बाई dt कितना हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब, चेन रूल लगा देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो ये वैल्यू रख दो, वैल्यू इसकी रखेंगे तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो डी बाई डी टी की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो इसकी वैल्यू आपने 9 रख दी, 9 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ गई, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई आपकी 9/3, 3/x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी आपको निकालना है डी एस अपॉन डी टी। तो क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 6x स्क्वायर होता है। सो वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 6x स्क्वायर, x अगर उसकी साइड है तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे डी एस अपॉन डी टी, सिमिलर फैशन में डी बाई डी टी करेंगे, 6x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा 12x dx बाई
डी टी, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो हो जाएगा 12x 3/x², एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 36/x। तो डी एस बाई डी टी कितना आ गया, 36/x। ठीक है, अब वो कह रहा है कि x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे डी एस बाई डी टी कितना होगा। सो एट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 36/x की जगह पे क्या रख दो, 10 रख दो, तो ये हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया आपका डी एस अपॉन डी टी। तो समझ गए किस तरह से हम किसी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी का चेंज हम निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, सिर्फ आपको टेक्निक पकड़नी है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो मूव कर रही है एट द इंस्टेंट। तो जब मूव कर रही है तो वो हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। कितना दिया है उसने, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो चीज़ दी है उसको लिख लो। देखो ये वेव है आपकी, इस तरह से जब आप पत्थर मारते हो पानी के अंदर तो ये सर्कुलर वेव जो है ट्रैवल करती है। ठीक है, तो इनकी ट्रैवलिंग का जो स्पीड दिया है उसने वो डी आर बाई डी टी दिया है उसने 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 4 सेंटीमीटर जो है ट्रैवल होती है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर एट आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो एरिया किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ए क्या है, यहाँ पे सर्कुलर फैशन में है वेव आपकी, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। आर की वैल्यू रख दो, आर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको डी ए बाई डी टी करोगे तो यहाँ पे लिखोगे डी बाई डी टी इंटू पाई आर स्क्वायर, फिर पाई यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो अब ये यहाँ पे टी है, ये आर स्क्वायर है, तो चेन रूल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा डी बाई डी आर इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी। वैल्यू रख दो। सो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर, सॉरी 2 आर, और डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई आर, डी आर बाई डी टी कितना है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो ये हो जाएगा 8 पाई आर। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, एट आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एट आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 10 रख दो, 8 पाई इंटू 10 दैट इज 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, एरिया का यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया का यूनिट, टी का यूनिट होता है टाइम, सेकेंड होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ गया आंसर। ठीक है, सो इतने एरिया से वो जो वेव होगी वो इतने एरिया से जो है इंक्रीज होती चली जाएगी। ओके, उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 भी सिंपल है, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। कंसेप्ट सबका यही है। ठीक है, बस आपको जो है जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे आपको ये चैप्टर इजी लगने लगेगा, टॉपिक इजी लगने लगेगा। जस्ट इसका प्रैक्टिस ज़्यादा करना है आपको। एग्जाम्पल 4 कह रहा है द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है आपके पास, ठीक है, इसका लेंथ x है और ब्रेथ इसकी y है। लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। अब ये डिक्रीजिंग कह रहा है, तो डी एक्स अपॉन डी टी डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग मतलब -3, ठीक है, सेंटीमीटर पर मिनट ये दिया है उसने। एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, तो y इंक्रीज हो रही है
कितनी इंक्रीज हो रही है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। सो अगर डिक्रीज हो रही है तो माइनस, मैंने बताया था आपको डिक्रीज में माइनस क्यों लिखते हैं, इंक्रीज में प्लस लिखते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू, अब वो कह रहा है कि जब x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी एंड y की वैल्यू जब 6 सेंटीमीटर होगी, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए पेरीमीटर। पहली चीज़ उसने पूछी है पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज। पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, इसको p से डिनोट कर दो, मान लेते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसका चेंज हमें फाइंड करना है, यानी कि डी अपॉन डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी। वैल्यू पुट कर दो, डिफरेंशिएशन कर दिया ना, डी पी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो इसकी। तो ये आ गया तुम्हारा 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी कितना है, -3 है, डी वाई अपॉन डी टी -2 है। तो ये वैल्यू आ गई 2 इंटू -1 दैट इज़ -2। सो -2 का मतलब क्या है कि उसका जो पेरीमीटर है वो -2 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से कम हो रहा है, ठीक है, यानी कि पेरीमीटर इज़ डिक्रीजिंग। तो माइनस का मतलब क्या है कि पेरीमीटर इज़ डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, इसका मतलब ये है। अब बी में क्या कह रहा है वो, बी में कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एक्स वाई होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो डी ए बाई डी टी, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले फर्स्ट टर्म ऐसी की ऐसी है, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड टर्म ऐसी की ऐसी, दूसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है। वैल्यूज़ रख दो, x इंटू डी वाई बाई डी टी कितना है, 2 है, प्लस y इंटू डी एक्स बाई डी टी है -3। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2x - 3y, ठीक है। ये क्या आ गया, डी ए बाई डी टी। नाउ एट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जब x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 6 है, तो डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा, वैल्यू रख दो इसमें, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 10 है, -3 इंटू वाई की वैल्यू है 6। तो हो जाएगा 20 - 18 दैट इज़ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। बट ये प्लस है, प्लस का मतलब क्या है कि सॉरी एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे एरिया जो है आपका बढ़ रहा है, पेरीमीटर डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पे एरिया इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखने वाली चीज़ है। उसके बाद पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 इससे लिटिल बिट डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा सा इंडस्ट्री रिलेटेड है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन का यूज़ हमेशा बहुत सारी जगह पे किया जाता है, ठीक है, नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स के बाहर जहाँ पे नॉन मैथमेटिकल ब्रांचेज हैं वहाँ पे भी मैथमेटिक्स इस डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है। तो द टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम इज़ गिवन एज एग्जाम्पल नंबर 5। एक प्रोडक्शन का फंक्शन है किसी यूनिट का सी एक्स मतलब कॉस्ट प्रोडक्शन का फंक्शन है। सी एक्स इज इक्वल टू 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 500, ठीक है। ये कोई कॉस्ट प्रोडक्शन का फॉर्मूला है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, x आर द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। सो वो पूछ रहा है कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 3। जब x की वैल्यू 3 है, जब वो 3 यूनिट प्रोडक्शन करता है, वेयर बाई मार्जिनल कॉस्ट द मीन द इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है कि इंस्टेनियस चेंज, यानी कि डी ऑफ सी एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है।
मार्जिनल कॉस्ट का मतलब उसने दिया है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन को दिया है उसने मार्जिनल कॉस्ट का नाम, ठीक है। तो हमें MC फाइंड करना है DCX अपॉन DX। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, DCX के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3x² हो जाएगा। सो 0.005 इंटू 3x² माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x हो जाएगा, 0.02 इंटू 2x प्लस ये हो जाएगा 30 और 500 का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 0, ठीक है। सो नाउ एट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू 3 रख दो यहाँ पे। सो DCX अपॉन DX आ जाएगा, जो 3 वैल्यू रखने पे मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख देता हूँ आपका 30.02, ठीक है, लगभग 30.02 रुपीज़ आ जाएगी, ठीक है। सो जब वो 3 यूनिट्स प्रोडक्शन करते हैं तो उसका जो मार्जिनल कॉस्ट आता है वो मार्जिनल कॉस्ट कितना आता है 30.02। इसी तरह से आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसको आप अपने आप कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलर इसी फैशन में करना है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 6.1 है। 6.1 एक्सरसाइज आप खुद करोगे, कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं, इससे आगे पढ़ते हैं। इससे आगे क्या है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बहुत सिंपल है, मैंने पहले ही बता दिया आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा। इसमें तो बहुत सारे कंसेप्ट लिखे हैं तुम्हारी बुक में तो, ठीक है, लेकिन मैं सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ तुम्हें कि भाई dy/dx कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर ये वैल्यू लेसर देन 0 है तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। रीजन मैंने बता ही दिया था आपको, ठीक है। भाई देखो, ये कोई फंक्शन है मान लो, ठीक है, इस फंक्शन में ये x और y है आपका, तो ये 2 पॉइंट कोई मैंने ले लिए। इन 2 पॉइंट्स के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो ये इसका x1 होगा, ये इसका x2 होगा, ठीक है, ये होगा y1 और ये होगा y2। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट x1 y1 हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा x2 y2। तो देखो सिंपली यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें कि इस फंक्शन में अगर y1 से लेके y2 की बात मैं करूँ तो यहाँ पे y2 इज़ ग्रेटर देन y1 एंड x2 इज़ ग्रेटर देन x1। तो अगर मैं dy/dx निकालता हूँ, यानी कि डिफरेंस निकालता हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ऑब्वियसली इट इज़ ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आएगा क्योंकि y2 माइनस 1 भी पॉजिटिव, x2 माइनस x1 भी पॉजिटिव। तो अब ये फंक्शन को कैसा देख रहे हो, अब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, x की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर x1 इज़ ग्रेटर देन x2 है तो यहाँ पे fx1 इज़ ग्रेटर देन fx2 आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं हम, इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और डिफरेंशिएशन की टर्म्स में इसको क्या कहेंगे कि भाई f' जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये बन जाती है, ठीक है। ये थ्योरम दी है आपकी, कोई थ्योरम नंबर 1 दिया है। अब दूसरे फंक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये तो हमने इंक्रीजिंग फंक्शन लिया है। अब अगर हम एक डिक्रीजिंग फंक्शन ले लें, डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा होगा, इस तरह का फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक ये पॉइंट मैं कंसिडर कर लेता हूँ और एक ये पॉइंट मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे x1 y1 होगा ये, और ये पॉइंट होगा x2 y2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा x1, ठीक है, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y1, ओके। तो अभी यहाँ देखो आप, ये फंक्शन कैसा है, अगर मैं x1 y1 से लेके x2 y2 तक देख रहा हूँ तो ये फंक्शन कैसा हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। कैसे डिक्रीज़ हो रहा है, देखो यहाँ पे y2 इज़ लेसर देन y1, y2 की वैल्यू लेसर देन है y1 से, और x1 की वैल्यू ग्रेटर देन है, सॉरी x2 की वैल्यू, x2 इज़ ग्रेटर देन x1, ठीक है।
तो अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स देखो, आप dy बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ पे आप y2 माइनस y1 देखो और x2 माइनस x1 देखो। y2 माइनस y1 कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, सॉरी लेसर देन 0 आएगा, क्योंकि y, हाँ सॉरी, ये होगा तुम्हारा y2 और ये होगा y1, ठीक है। तो y2 माइनस y1 क्या होगा, लेसर देन 0 आएगा, क्योंकि y2 ग्रेटर है, y2 स्मॉलर है और y1 छोटा है, सॉरी y2 आपका छोटा है और y1 आपका बड़ा है। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 क्या आ जाएगा, लेसर देन 0 आ जाएगा। और x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा, x2 बड़ा है, x1 छोटा है, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स कैसा आ जाएगा, y2 माइनस y1 ये है आपका नेगेटिव और x2 माइनस x1 है आपका पॉजिटिव, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। इसका मतलब क्या है कि दूसरी यहाँ पे कंडीशन हमने क्या लिख दी कि भाई अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग फंक्शन में जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन की वैल्यू आएगी नेगेटिव, ठीक है। तो दूसरे में क्या लिख दिया मैंने कि भाई अगर x1 x2 से बड़ा है एंड fx1 इज़ लेसर देन fx2, तो इस फंक्शन को क्या कहते हैं हम, डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश x की वैल्यू लेसर देन 0 आएगी। अब मैंने अभी बताया था आपको कि डिक्रीजिंग फंक्शन अगर लिख रहे हैं हम तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी, और अगर इंक्रीजिंग फंक्शन लिख रहे हैं तो ग्रेटर देन 0 रहेगी, और डिक्रीजिंग फंक्शन लिख रहे हैं तो लेसर देन 0 रहेगी। उसका लॉजिक मैंने आपको समझा दिया कि लॉजिक क्या है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि f डैश x 0 आ जाए, तो f डैश x अगर 0 आ जाएगा तो वो इंक्रीजिंग भी नहीं होगा और डिक्रीजिंग भी नहीं होगा, ठीक है। तो कैसा होगा फिर, वो भाई कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का ही डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन तो पता है ना, x की चाहे कुछ भी वैल्यू रख दो, y की वैल्यू सेम ही रहनी है उसमें। तो अब हमें अपने जो क्वेश्चन करने हैं वो इसी के बेस पे करने हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही पूरा खेल है इस चैप्टर में। तो सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है कि अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। बट डोमेन पे भी हमें कंसिडर करना है, कोई फंक्शन ऐसा नहीं है, कोई फंक्शन किसी डोमेन में इंक्रीजिंग होता है, किसी डोमेन में डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, साइन एक्स का फंक्शन है एक, तो साइन एक्स का फंक्शन पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स का फंक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेके 0 से लेके और 90 तक ये फंक्शन कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और 90 से लेके 180 तक कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, ओके। तो 0 से लेके पाई बाई 2 में ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, और पाई बाई 2 से लेके और 3 पाई बाई 2 तक ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ओके। यहाँ से फिर ये फंक्शन फिर ऊपर उठना शुरू हो गया, ओके। तो यहाँ 3 पाई बाई 2 से लेके और 5 पाई बाई 2 तक ये फंक्शन फिर से इंक्रीजिंग हो जाता है। समझ में आई बात। तो कोई फंक्शन किसी डोमेन में इंक्रीजिंग हो सकता है, किसी डोमेन में डिक्रीजिंग हो सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसको हम डोमेन वाइज यहाँ फंक्शन को कंसिडर करना है हमें कि किस डोमेन में इंक्रीजिंग है, किस डोमेन में डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए क्या करना है हमें कि किस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस वैल्यू पे 0 आ रहा है, वो अभी थोड़ा देखेंगे एग्जांपल तो समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 8 हम देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 8 क्या कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई, कोई फंक्शन है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, और x की वैल्यू बिलोंग टू रियल नंबर, x कोई रियल नंबर है, इज इंक्रीजिंग ऑन आर। हमें प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड कर लेंगे। ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 आ गया। अभी देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ। 3 यहाँ पे कॉमन ले लो,
तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और प्लस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, रियल नंबर है ना एक्स की वैल्यू, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो एक्स की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन उसका बाहर क्या है, उसके बाहर है स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो अगर यहाँ अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी तो भी पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव वैल्यू होगी तो स्क्वायर होते वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। इस सिंबल को कहते हैं फॉर एवरी वैल्यू। ठीक है, वी बनाओ उल्टा और उसमें लाइन खींच दो, फॉर एवरी वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू आर। ये फंक्शन कैसा हुआ, इंक्रीजिंग हो गया एक्स बिलोंग्स टू आर की रेंज में। अब हमें एक फंक्शन देखना है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स के बारे में हमें डिस्कस करना है कि ये फंक्शन किस रेंज में इंक्रीजिंग है और किस रेंज में डिक्रीजिंग है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। देखो सिंपली इसका एक कर्व भी है, वो भी आप देख के बता सकते हो। कोस एक्स कहाँ से शुरू होता है, ऐसे 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 इसका जो है ग्राफ शुरू होता है। ठीक है, हमें कहाँ से कहाँ तक कंसिडर करना है, 0 से लेके और 2 पाई तक कंसिडर करना है। यहाँ पे 0 शुरू हुई है, ये 0 है, ये आपका कितना है π/2 है, और ये है आपका पाई, ये है 3π/2 और ये हो जाएगा आपका पाई 2 पाई। ठीक है, तो 0 से लेकर 2 पाई तक हमें कंसिडर करना है। तो एक तरीका जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये कन्वेंशनल तरीका है, और दूसरा तरीका बताऊँगा, डिफरेंशिएशन की हेल्प से भी आप इसको कर सकते हो। तो अभी पहला जो फंक्शन है वो बताना है हमें 0 to पाई, 0 to पाई। अब देखो 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक फंक्शन कंटिन्यूस नीचे जा रहा है ना, कहीं ऊपर नहीं आया ना। 0 से लेके पाई तक फंक्शन कंटिन्यूस नीचे आ रहा है, दैट मीन्स 0 से पाई में फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। नीचे को सिंबल लगा दिया मैंने। दूसरा इंटरवल है पाई से 2 पाई, पाई से लेके और 2 पाई तक फंक्शन हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन पाई से 2 पाई के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, और अगर हम देखें कि 0 से लेके 2 पाई तक पूरी साइकिल में कैसा होगा फंक्शन, देखो जितना 0 से लेके पाई तक डिक्रीज हो रहा है उतना ही पाई से लेके 2 पाई तक इंक्रीज हो रहा है। तो 0 से लेके अगर 2 पाई तक थ्रू आउट देखें कितना गेन हुआ, इसमें कुछ भी गेन नहीं हुआ। 2 पाई पे जाके फिर 0 बन गया, 0 से शुरू हुआ था और 2 पाई पे 0 पे ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो 0 से लेके 2 पाई अगर पूरा इंटरवल हम कंसिडर करें तो पूरे इंटरवल में ना वो इंक्रीजिंग है ना वो डिक्रीजिंग है। अब हम इसको डिफरेंशिएशन की हेल्प से देख लेते हैं। तो एफ डैश एक्स फाइंड करना है पहले। एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया, इससे भी आप कर सकते हो शॉर्टकट में। और एक ये तरीका है, डिफरेंशिएशन की हेल्प लेते हुए हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, ओके। अभी थोड़ा हम ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, उसमें मैंने आपको ये बताया है 10th क्लास में जो पढ़ाई है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ये सब सीखोगे आप। तो पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं सब पॉजिटिव होती हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तीसरे में टेन और कोट, और चौथे में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो अभी हमें पहले कंसिडर करना है 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई। देखो 0 से लेके π/2 तक ये वैल्यू कैसी होगी, 0 से लेके π/2 तक ये वैल्यू होगी नेगेटिव, है ना, क्योंकि साइन की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होती है 0 से लेके पाई तक, और यहाँ पे क्योंकि माइनस लगा है तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, और दूसरे क्वाड्रेंट में भी ये वैल्यू पॉजिटिव होती है साइन की, तो जब पॉजिटिव वैल्यू के पहले माइनस लग जाएगा तो ये वैल्यू भी माइनस हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स इज़ लेसर देन 0 इन 0 to पाई।
जीरो से लेके पाई वाले इंटरवल में लेसर देन जीरो होगा, दैट मीन्स ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा जीरो से लेके पाई में। ठीक है, वहाँ भी डिक्रीजिंग ही आया था हमारा। अब पाई से 2 पाई तक देखो, पाई से 2 पाई तक साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव वैल्यू को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इन पाई टू 2 पाई। तो ये यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब जितना ये इसमें इंक्रीज होगा उतना ही यहाँ पे, जितना यहाँ जीरो से पाई में डिक्रीज हो रहा है उतना ही पाई से 2 पाई में इंक्रीज हो रहा है। तो जीरो से 2 पाई में ये फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन हो जाएगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, ओके। अभी पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है, एक फंक्शन दे दिया उसने आपको, उस फंक्शन के लिए पूछ रहा है कि किस डोमेन में ये इंक्रीजिंग होगा और किस डोमेन में ये डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो फाइंड द इंटरवल्स। एग्जाम्पल नंबर 10 है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो सबसे पहले आप एफ डैश एक्स फाइंड कर लो। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4। अब देखो आपको इसमें इसने डोमेन नहीं दिया, डोमेन आपको खुद फाइंड करना है कि किस डोमेन में इंक्रीजिंग होगा, किस डोमेन में डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे अब आप देख लो, ये डोमेन को x जो है डोमेन को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा या 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, वो आप देख लो। तो उसका तरीका क्या है कि फॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स को 0 रख के देख लो तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2। तो ये जो आपकी डोमेन है, डोमेन कौन सी, माइनस इन्फिनिटी और बीच में कहीं 2 है और एक यहाँ पे इन्फिनिटी है। ठीक है, सो अब ये डोमेन जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। पहला पार्ट हो गया ये और दूसरा पार्ट हो गया ये। ठीक है, अब इस डोमेन में और इस डोमेन में हमें बताना है कि भाई ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। देखो अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है, x की वैल्यू अगर 2 से छोटी रख देंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 रख दो, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 माइनस 4, माइनस आ जाएगा, 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2। तो इस रेंज में क्या देख रहे हो आप, इस डोमेन में क्या देख रहे हो कि भाई एफ डैश एक्स इज लेसर देन 0, और इस डोमेन में जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो जाएगी, मान लेते हैं 3 हो जाएगी, सो 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 4 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो जिसमें ग्रेटर देन 0 है उस वहाँ पे क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और यहाँ पे फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो 0 से लेके 2 में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और 2 से 0 नहीं, माइनस इन्फिनिटी टू 2 इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, और 2 टू इन्फिनिटी ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आपको जो है इंटरवल डिसाइड करने हैं। समझ गए बात। अभी एग्जांपल नंबर 11 करेंगे। 11 नंबर भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें बस 3 इंटरवल बन जाएंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू दी है एफ एक्स इज इक्वल टू, एग्जाम्पल नंबर 11, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू दे दिए। अभी आपको क्या करना है कि सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड कर लो। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। ठीक है, इसमें आपने 12 कॉमन लेना है, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 रह जाएगा। ठीक है, ओके। अभी इसके फैक्टर कर सकते हैं हम, फैक्टर कर लो इसके। सो 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, तो ये आ जाएगा 12 इंटू, यहाँ पे x कॉमन ले लिया हमने, तो ये बचेगा x माइनस 3, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, बचेगा x माइनस 3, तो ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स माइनस 3 और x प्लस 2। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था आपको कि एफ डैश एक्स को 0 रख के देख लो।
जिससे कि आपको इंटरवल पता चल जाए। इफ़ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 देन x माइनस 3 मतलब x की वैल्यू 3 हो जाएगी और x की वैल्यू -2 हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो ये आपका जो डोमेन है, डोमेन किस किस पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक तो -∞ से लेके -2 तक आ जाएगा, ठीक है, और एक -2 से 3 तक आ जाएगा, और एक 3 से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 डोमेन यहाँ पे बनेंगे। इन 3 डोमेन के लिए हमें कंसिडर करना है कि ये फंक्शन पॉजिटिव होगा, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया है वो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। डेरिवेटिव क्या आया हमारा, एफ डैश एक्स कितना आया है 12 इंटू एक्स माइनस 3 और x प्लस 2, ठीक है। तो अब पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि -∞ से लेके -2 तक अगर हम कोई वैल्यू रख दें तो ये फंक्शन की वैल्यू, इस डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है। -2 से छोटा कुछ ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं। तो -3 अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी 12 इंटू -3 और -3 प्लस 2, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई। ये वैल्यू कैसी आ गई, ये नेगेटिव आ गई। तो दोनों वैल्यू नेगेटिव आ गई। नेगेटिव आ गई मतलब इज इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इस डोमेन में इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अभी हम इससे आगे बढ़ते हैं, इससे अगले वाले इंटरवल में चलते हैं। -2 से लेके 3, -2 से लेके 3 के बीच में क्या आया है, -1 आया है। तो -1 कहीं रख के देख लेते हैं। सो 12 इंटू -1 -3 -1 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, -1 -3 तो माइनस आ जाएगा और -1 प्लस 2 आ जाएगा प्लस। तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इस वाली डोमेन में जो फंक्शन आ रहा है वो फंक्शन कैसा आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है, क्योंकि एफ डैश एक्स आपका माइनस आया। अब आगे बढ़ते हैं उससे भी। अब हम बात करेंगे 3 से आगे। तो 3 से आगे क्या है, एक जस्ट आगे नंबर रख के देख लो 4। तो 4 रखते हैं यहाँ पे, 4 - 3 और 4 प्लस 2। 4 - 3 आएगा प्लस, 4 प्लस 2 आएगा प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। तो इस रेंज, इस डोमेन में भी फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे -∞ से लेके 2 तक, -∞ से लेके -2 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है। 2 से लेके -2 से लेके 3 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है और 3 से लेके इन्फिनिटी तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ यहाँ पे 3 फाइंडिंग हुई, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। ओके, एग्जाम्पल नंबर 12 अभी डिस्कस करेंगे। 12 थोड़ा सा डिफरेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है, बट है सिंपल ही। कंसेप्ट पकड़ना है इसमें, ठीक है। कंसेप्ट आपको ये देखना है कि भाई जो उसका डेरिवेटिव है वो किस डोमेन में पॉजिटिव जा रहा है, किस डोमेन में नेगेटिव जा रहा है। पॉजिटिव जा रहा है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, नेगेटिव जा रहा है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। फंक्शन उसने दे दिया f(x) इज इक्वल टू sin 3x। तो सबसे पहले हमें डोमेन कंसिडर करनी है, x बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2। 0 से लेके π/2 क्लोज्ड इंटरवल दिया है इसने, क्लोज इंटरवल दिया है, मतलब 0 और पाई भी कंसिडर करना है, ठीक है। हमें सिर्फ किसके बारे में सोचना है, हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, sin 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई 3 cos 3x। ओके, अब जब x की वैल्यू, अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू को 0 पुट करके देख लेना है, ठीक है। या सिंपली आप ऐसे भी देख सकते हो, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 किस किस पे होगी, 3 cos 3x इज इक्वल टू 0 इफ़, देखो cos की वैल्यू 0 किस पे होती है, एक तो 90 पे होती है, मतलब π/2 पे होती है, और 3π/2 पे होती है, ठीक है। cos की वैल्यू एक तो π/2 पे 0 होती है और 3π/2 पे भी 0 होती है, क्लियर है ना।
तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू किसकी है, ये 3x की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे cos 3x यूज़ हो रहा है, एंगल कितना है 3x है, तो 3x की वैल्यू जो होगी वो π/2 होगी या 3π/2 होगी, तो आपका f डैश जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। बट हमें कौन सी वैल्यू कंसिडर करनी है, हमें वैल्यू कंसिडर करनी है x। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी π/6 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगी π/2। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे π/6 और π/2। π/6 कहाँ पे होगा, देखो अभी जो हमें वैल्यू कंसिडर करनी है वो कंसिडर कहाँ से कहाँ तक करनी है, 0 से लेके π/2 तक कंसिडर करनी है। बट उसमें भी क्या है कि एक नया ट्विस्ट आ गया, ये 0 से लेके π/2 तक का है, बट इसमें भी एक π/6 डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं π/6 आ गया, π/6, तो यहाँ पे दो डोमेन बन गए, एक तो ये वाला बन गया और एक ये वाला, ठीक है। सो दोनों इंटरवल के बारे में हम यहाँ पे कंसिडर करना है कि दोनों इंटरवल के लिए ये f डैश की वैल्यू जो है क्या होगी। ओके, सो अब देखो यहाँ पे 0 से लेके π/6 के लिए f डैश x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, 0 से लेके π/6 के लिए। तो 0 से लेके π/6 का मतलब क्या है कि पहला इंटरवल जो है तुम्हारा वो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है तो इसलिए मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा रहा हूँ, और ये है आपका π/6, 0 से लेके π/6 की वैल्यू, ठीक है। इसमें ये नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि π/6 बिल्कुल एज पे है, ठीक है, तो π/6 यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। तो 0 से लेके π/6 के बीच x की वैल्यू, बट हमें क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, cos 3x दिया हुआ है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें 3x की वैल्यू चाहिए। सो इस इनइक्वालिटी में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, सो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3x, और इसमें जब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक है। सो अभी देखो 0 से लेके π/2 के बीच अगर 3x की वैल्यू हो, 3x की वैल्यू अगर 0 से लेके π/2 के बीच हो, तो ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ से क्या है कि f डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। ग्रेटर देन 0 आ जाएगी तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा इस डोमेन में, ठीक है। 0 से लेके π/6 की जो डोमेन है, ये वाली डोमेन, इस डोमेन में ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब दूसरा डोमेन का जिक्र करते हैं, π/6 से लेके π/2 तक। तो अब दूसरी डोमेन है x की वैल्यू जब π/6 से लेके और π/2 तक है, ठीक है, π/6 से लेके और π/2 तक है, π/6 इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पे। तो क्या होगा, x की वैल्यू जब इनके बीच है, x की वैल्यू जब इनके बीच है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें 3x की वैल्यू चाहिए। सो 3 की मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 3π/2। ओके, सो 3x की वैल्यू किसके बीच होगी, π/2 से लेके 3π/2 के बीच होगी। π/2 से लेके 3π/2 मतलब ये वाला, सॉरी, π/2 से लेके 3π/2, ये वाला पूरा आ जाएगा एरिया उसमें। π/2 से 3π/2 के बीच मतलब सेकंड क्वाड्रेंट से लेके थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है ना। कोस की वैल्यू सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ओनली फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, जब ये वैल्यू cos 3x की नेगेटिव हो जाएगी तो f डैश x की वैल्यू कितनी आएगी, लेसर देन 0 आएगी। लेसर देन 0 आएगी मतलब ये फंक्शन π/2 से लेके 3π/2 के बीच, यानी कि x की वैल्यू जब π/6 से लेके π/2 के बीच होगी तो ये फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात।
सो यहाँ पे हमने विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया कि ये फंक्शन किस किस रेंज में इंक्रीजिंग होगा, किस किस रेंज में डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको एग्जांपल नंबर 13 करना है। 13 में दिया है उसने फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय। अब उसने फंक्शन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन है ये आप विदाउट हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो सिंपली, क्योंकि ग्राफ आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ क्या है। ठीक है, उस ग्राफ की हेल्प लेके भी आप इन फंक्शंस को बता सकते हो, लेकिन वो सिंपल फंक्शन ही बता पाओगे आप। अगर फंक्शन टिपिकल हो जाएंगे तो नहीं बता पाओगे, जैसे 3x वाला था ये नहीं बता पाओगे। इसने एफ एक्स दे दिया यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू और 2 पाई, यानी कि हमें जो कंसीडर करना है वो पूरे सर्किल के लिए कंसीडर करना है। ठीक है, इसने डोमेन भी नहीं दी है, बताना है हमें खुद ही किस डोमेन में इंक्रीजिंग है किस डोमेन में डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करो। एफ डैश एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। फिर क्या करेंगे, जीरो फाइंड करने के लिए हम इसको जीरो रखेंगे। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इफ़ कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। कोस एक्स और साइन एक्स की वैल्यू इक्वल कहाँ पे होती है, जब एक्स की वैल्यू एक तो π/4 हो, ठीक है, या 3π/4 हो। π/4 और 3π/4, सॉरी π/4 एंड 5π/4। तो π/4 और 5π/4 पे ये वैल्यूज़ सेम हो जाती है कोस और साइन की, है ना। π/4 पे कितना होता है, 1/√2 होता है, इसका 1/√2 होता है। और सिमिलरली 5π/4 पे भी दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो 0 से π/4, 0 से लेके 2 पाई का जो इंटरवल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो हो गया 0 से लेके π/4, एक तो ये वाला इंटरवल हो गया 0 से लेके π/4, ठीक है। और π/4 से लेके 5π/4, π/4 से लेके 5π/4, एक ये वाला इंटरवल हो गया, ठीक है। और एक हो गया आपका इससे आगे वाला 5π/4 से लेके और 2 पाई तक, ठीक है। तो एक ये वाला। अब यहाँ पे 3 आपने देख लिए कि 3 यहाँ पे इंटरवल आ गए। अब इन तीनों इंटरवल के लिए इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है हमें, ओके। सो इस फंक्शन की वैल्यू कैसे बताएंगे, देखो थोड़ा सा ग्राफ से हेल्प ले लेते हैं। ये साइन का ग्राफ मैं ब्लैक पेन से बनाता हूँ। ये साइन का ग्राफ मैंने पूरा एक 2 पाई तक के लिए बना लिया, ठीक है। अब मैं कोस का ग्राफ बनाना शुरू करता हूँ। तो कोस का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये यहाँ पे 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये है 3π/2 और ये है 2 पाई, ठीक है। ये 0 से शुरू होता है और 45 पे दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा और 2 पाई पे फिर मैक्सिमम हो जाएगा और फिर यहाँ पे फिर ऐसे आएगा। बट हमें कंसिडर कहाँ तक करना है, सिर्फ 2 पाई तक कंसिडर करना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जब 0 से लेके 45, 0 से लेके 45 कहीं यहाँ पे है π/4 की वैल्यू, ठीक है। तो π/4 की कंडीशन में देखो कोस की वैल्यू ऑलवेज साइन से ग्रेटर है। इस पोर्शन में ये कोस की वैल्यू दे रहा है, ये पोर्शन जो है साइन की वैल्यू दे रहा है। तो इस पोर्शन के लिए कोस की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन साइन एक्स है, ठीक है। सो 0 से लेके π/4 में कोस की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन साइन एक्स है। तो जब ज़्यादा वैल्यू में से कम वैल्यु माइनस होती है तो आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव आएगा तो इस वाले जो फंक्शन में, इस वाले जो इंटरवल में 0 से लेके π/4 वाले जो इंटरवल है, इस इंटरवल के लिए
ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी क्या कंसिडर करना है हमें, अभी कंसिडर करना है π/4 से लेके 5π/4 तक का इंटरवल। ठीक है, π/4 से लेके 5π/4। अभी देखो यहाँ पे कोस का फंक्शन कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कोस का फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो जब माइनस में से कुछ वैल्यू माइनस की जब सब्सट्रैक्ट करते हैं, भाई ये कोस भी माइनस है और साइन तो ऑलरेडी माइनस ही है ना। तो जब कोस माइनस है, साइन भी माइनस है, तो दोनों की वैल्यू कैसी आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। तो माइनस आ जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि इस वाली रेंज में ये फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ओके। अभी इससे थोड़ा सा आगे देखो, यहाँ से देखना शुरू करते हैं 5π/4 से। ठीक है, ये हो गया आपका पाई और यहाँ कहीं जो है 5π/4 आ गया। अभी यहाँ देखो कोस की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है ना, साइन की वैल्यू भी यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो गई है। कोस की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, साइन की वैल्यू भी यहाँ पे इंक्रीज होनी शुरू हो गई है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों ये वैल्यू इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि देखो ये साइन की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, ये जो आपका 5π/4 से लेके 2π तक साइन की वैल्यू नेगेटिव है। तो नेगेटिव वैल्यू को अगर हम माइनस करेंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी प्लस। ठीक है, और कोस की वैल्यू उस टाइम कम है ना, तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी, ये छोटा रहेगा साइन से, तो ये ओवरऑल ये वैल्यू कैसी आएगी, प्लस आएगी। तो प्लस आएगी, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस रेंज में। कहाँ से कहाँ तक, 5π/4 से लेके, ये है आपका 5π/4 से लेके और 2π तक ये फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। ठीक है, तो 0 से लेके और π/4 एक ये डोमेन बन गई, एक हो गई π/4 से लेके 5π/4, एक ये इंटरवल हो गया। तीसरा इंटरवल हो गया 5π/4 से लेके 2π। तो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा फंक्शन, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। सो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हम ये फाइंड कर सकते हैं कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ मैं कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे फॉर्मूले नहीं रटने, कुछ आपको ज़्यादा ऐसे रटना कुछ नहीं है, रटने का यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है। अगर रटना है तो किसी और चैनल पे जाके वीडियो देखो, और सिर्फ यहाँ में कंसेप्ट क्लैरिटी करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ चुके हैं और उन्हें आज तक डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में नहीं आया कि भाई डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ा। dy/dx तो पढ़ लिया, सारे क्वेश्चन भी कर लिए, ग्रेजुएशन भी हो गई और इंजीनियरिंग भी कर लिए, लेकिन dy/dx का मतलब समझ में नहीं आया। तो आई होप कि यहाँ से आज ये डे 1 करने के बाद में dy/dx की कुछ पिक्चर क्लियर हुई होगी कि भाई dy/dx क्या होता है। ठीक है, सो इस चैप्टर को आगे समझने के लिए आगे वाले डेज भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत लेंथी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी और आपके एकेडमिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और आगे भी ये, चाहे आप ग्रेजुएशन करो, चाहे आप बीएससी करो, चाहे आप कोई प्रोफेशनल डिग्री करो जिसमें मैथमेटिक्स आता हो, तो ये उसका बेस है, बेसिक चीज़ें हैं ये। ठीक है, वहाँ पे जाके चीज़ें बेसिक हो जाती हैं, तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर को हल्के में न लो, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझो, एक एक चीज़ को। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मैथ किंग मेकर को, बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं फिर अगले डे 2 में। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।